गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप सभी को सुमित्रानंदन पंत की रचना नौका विहार के काव्य की व्याख्या कर रहा था। सुमित्रानंदन पंत की रचना गुंजन में यह काव्य अर्थात नौका विहार शीर्षक से कविता सन 1932 ईस्वी में लिखी गई थी। इलाहाबाद जिले के बगल में प्रतापगढ़ जिला है। उसी के राजभवन में प्रवास के दौरान सुमित्रानंदन पंत ने प्रस्तुत कविता लिखी थी। पहले मैं कविता पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कवि लिखते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित भूमि पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का सोया राजभवन निश्चित प्रमन, जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर स्वप्न सघन। तो इस प्रकार से दूसरे पद की व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आप कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। इसमें सत्वर शब्द आया है। सत्वर शब्द का अर्थ होता है शीघ्रता या तेज से। सिकता शब्द आया है। सिकता शब्द का अर्थ होता है रेतीली भूमि से। सस्मित का अर्थ होता है मुस्कान युक्त। ज्योत्सना का अर्थ है चांदनी का प्रकाश या चांदनी। लघुतरणी मतलब छोटी नाव। सूची का अर्थ होता है स्वच्छ और रजत पुलिन का अर्थ होता है चांदनी किनारा। तो पहले मैं प्रसंग बता दूं कि प्रस्तुत काव्य में कवि ने चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का मनोरम दृश्य या मनोरम चित्रण किया है, मनोरम दृश्य अंकित किया है या चित्रण किया है। पहले आइए हम व्याख्या देखते हैं। तो पंत जी लिखते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, अर्थात चांदनी रात के पहले प्रहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर गंगा में हम शीघ्रता, सत्वर मतलब शीघ्रता से, गंगा में शीघ्रता से आगे बढ़ जाते हैं या चले जाते हैं। और आगे गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, अर्थात जो रेतीली भूमि है, जो सिकता की भूमि रेतीली भूमि है, उस तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है, गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो मुस्कान से खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी विचरण कर रही है। और ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें गंगा विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं। उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का आशय यह है कि एक साथ अनेक नौकाएं नौका विहार के लिए गंगा तट पर खुल गई हैं। आगे कवि ने कहा है कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तड़ी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। और नाव का समूह धीरे धीरे, मृदु मतलब सरलता से, कोमलता से, धीरे धीरे, मंथर मतलब धीमी गति से, छोटी नावें, जो नाव का समूह है, कवि कहता है कि लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख को खोलकर, हंसनी से सुंदर कहा है कवि ने, तो सुंदर हंसनियों के समान आकर्षित, चित्त को आकर्षित करते हुए धीरे मंथर गति से, धीरे धीरे गति से गंगा में तैरने लगी। और गंगा का जल क्या है? शांत और निश्चल है। सुचि दर्पण मतलब दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है। और उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर अपने दुगने परिमाण को व्यक्त कर रहा है। क्षण भर लगते, दुगने लगते क्षण भर, अर्थात दुगने परिमाण में व्यक्त हो रहा है, अर्थात उसकी जो सुंदरता है वो दोहरी है,
दुगनी है। और अंत में, इस पद के अंत में कवि ने कहा है कि काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पर मतलब शांत रूप से। तो कवि ने कहा है कि काला कांकर मतलब काला कांकर जो राजभवन है, किला है, वह सुशोभित काला कांकर का जो राजभवन है प्रतिबिंबित गंगा के जल में झलक रहा है। उसका दर्पण, उसका दृश्य गंगा के जल में दिखाई दे रहा है और मानो ऐसा लगता है, वह प्रतिबिंबित गंगा का जल ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे। मानो उसके झुकी पलकों और शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हो। तो इस प्रकार से दूसरे पद की व्याख्या मैंने आपको बताई। तो आइए हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो गंगा तट की जो शोभा है उसका वैज्ञानिक एवं मनोरम चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। गंगा दर्पण के आगे भूमि का उतना ही बड़ा वैसा ही प्रतिबिंब बनता है, तब दर्पण में देखने पर वह वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है। तो ये कहा है कवि ने, दोहरे लगते क्षण भर। तो उसका जो प्रतिबिंब है वह दुगना और बड़ा दिखाई दे रहा था। और इस पद की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार इसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है और मानवीकरण है, क्योंकि कवि ने मानवीकरण किया है। रस इसमें शांत है, छंद इसका मुक्तक है, मुक्त छंद का कवि ने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको दूसरे पद की व्याख्या बताई। आइए हम तीसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद है, कवि ने कहा है कि नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर। नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। इसमें कठिन शब्द आप देख लीजिए। जल हिलोर मतलब जल में उठने वाली लहरें। विस्फारित नैनों से अर्थ है आंखें फाड़ कर। चल का अर्थ होता है चंचल। तारक दल का अर्थ है तारों का समूह। और ज्योतित का अर्थ है प्रकाशित। तो अंतस्थल का अर्थ है भीतरी भाग। कच का अर्थ होता है बाल या केश। तिर्यक मुख मतलब तिरछा मुख। तो प्रसंग इसका कुछ इस प्रकार बनेगा। नौका विहार के समय गंगा के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लीजिए। जब गंगा में नौका चलती है, नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर। अर्थात जब गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है और गंगा का जल शांत हो जाने पे उसमें प्रतिबिंबित तारों का जो समूह है, तारों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो वह गंगा जल के भीतरी भाग को प्रकाशित कर आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहा हो। आगे कवि ने कहा है कि जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। अर्थात कवि ने कहा कि जो तारे हैं वे छोटे छोटे दीपों के समान प्रतीत हो रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तारे रूपी छोटे छोटे दीपों के समूह को गंगा के लहर रूपी आंचल अपने अंदर छिपाकर इधर उधर छिपती फिरती, इधर उधर लुका छिपी के खेल खेलती हुई प्रतीत हो रही है। और आग कवि ने कहा है कि सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो जाए। और सामने ही शुक्र का तारा झिलमिला रहा है। सामने ही शुक्र का तारा
झिलमिला रहा है और वह अपने शोभा को प्राप्त कर परी के समान जल में तैर रहा है। तो कभी कहता है कि कभी वह परी के समान तैर रहा है, तो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाता है। आगे कवि ने कहा है कि लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अर्थात कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से कोई सुंदर युवती अपने यौवन से अनभिज्ञ होकर, सुंदर युवती या सुंदर नायिका अपने यौवन से अनभिज्ञ होकर कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती, तो कभी जिज्ञासावश घूंघट उघाड़ देती, तो उसी प्रकार से गंगा में जो प्रतिबिंबित दशमी का चंद्र है वह अपना तिरछा मुख दिखा देता और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है ना। लिखा है कवि ने ना, शशि निज तिर्यक मुख, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अर्थात कभी अपने तिरछे मुख को दिखला देता तो कभी लहरों में अपनी चंचलता के कारण छिप जाता। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीसरे पद की व्याख्या बताई। इसके काव्य सौंदर्य को देख लीजिए तो गंगा के जल में मानवीकरण पर आधारित आकाश, तारों और चंद्रमा की छटा का मनोहारी चित्र कवि के द्वारा किया गया है। इसमें भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस यहाँ पर श्रृंगार है और छंद मुक्तक है। इस प्रकार से मैंने तीसरे पद की व्याख्या बताई और बाकी अन्य 3 पदों की व्याख्या मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।